हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम यहाँ का जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर जो चेंज है उस चेंज को मेजर करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज को एक बार फिजिकली समझ लेते हैं। जैसे मान लिया अपने पास कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की मैं कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट रख दूंगा। मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता हूं, प्रेशर कांस्टेंट रख सकता हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकता हूं या हीट कांस्टेंट रख सकता हूं। मान लिया मैंने इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद मैं इस सिस्टम का बिहेवियर यहां पे चेक करूंगा। इस सिस्टम के अंदर वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन कैसा होगा, इस सिस्टम का जो पीवी डायग्राम है वो कैसा होगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसी होगी। मींस एक पैरामीटर को हम यहाँ पे कांस्टेंट रख के बाकी पैरामीटर के बाकी जो पैरामीटर है उनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो कैसा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क डन देखेंगे, उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, किस टाइप से इस सिस्टम के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन का बिहेवियर होगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर पीवी, इसका पीवी डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं उस केस में मैं इस सिस्टम को नाम दूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूं तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें भी अपने को यही काम करना है, वर्क डन निकालना है, आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो देखनी है, पीवी डायग्राम देखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब पैरामीटर अपने को चेक करने हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या नाम देंगे? आइसोथर्मल नाम देंगे। अगर मैं इस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट करता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। अगर मैं हीट कांस्टेंट रखता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, ए प्रोसेस थ्रू विच चेंज प्रोड्यूस इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में जो चेंज प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट बोलते हैं। और ये अपने पास चार टाइप की प्रोसेस हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सेकंड हमने लिखा यहां पे आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, थर्ड यहां पे लिखा आइसोथर्मल प्रोसेस, और फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एक एक करके इन चारों प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले है अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है इसमें क्या है? इसके अंदर अपने पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा dV इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। यहां पे लिख देता हूं चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हम पता करते हैं वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन, भाई कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसका वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो अब देखेंगे इस सिस्टम के अंदर वर्क डन किस टाइप से होगा और कैसा होगा। ठीक है, वर्क डन कितना होता है अपने पास? W इक्वल टू PdV, और dV कितना है अपने पास इस प्रोसेस में? 0 है। dV 0 है तो वर्क डन कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा डेल W इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0। ये हमने वर्क डन भी निकाल लिया किसका? इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का। अब हम बात करेंगे ये सिस्टम का, इस सिस्टम के ऊपर आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे वो किस टाइप से आएगी। थर्ड है अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अपने पास, PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे लिखते हैं PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम तो अपने पास कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये वैसे ही कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। ठीक है, अब सिस्टम की एक स्टेट से अगर मैं किसी दूसरी स्टेट के ऊपर जा रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। ये कब है, जब मैं सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाऊंगा, उस केस में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर क्या आ जाएगा, PV डायग्राम। यहां पे लिखते हैं PV डायग्राम। अब PV डायग्राम कैसा होगा, एक तरफ हमने लिया P, दूसरी तरफ हमने लिया V। V क्या है, कांस्टेंट है, V को कांस्टेंट रखना है, और P कैसे होगा, P इस टाइप से होगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, इसका PV डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो ये है अपने पास फोर्थ पॉइंट और ये है फिफ्थ पॉइंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसको साफ कर देता हूं मैं। कितना होता है अपने पास, ये हो जाएगा du इक्वल टू लिखेंगे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितना निकाली है, 0 निकाली है, किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे वैल्यू 0 रख दूंगा, 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, du इक्वल टू डेल क्यू। ठीक है, अब ये फिजिकली अपने को क्या बोलता है, फिजिकली बोलता है अगर मैं किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को अगर बाहर से हीट प्रोवाइड करूंगा तो वो हीट डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाएगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे सो चेंज इन हीट कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अगर अपने पास एक और छोटा सा पॉइंट है इसी में, अब मैंने मान लिया कि अपने पास ये जो कहा गया, ये वाला। ठीक है, अगर मान लिया डेल क्यू ग्रेटर देन है किसी 0 से, तो ये जो du है ये भी ग्रेटर देन होगा 0 से। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं सिस्टम को बाहर से हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बाहर से सिस्टम की हीट है वो इंक्रीज करूंगा तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इफ हीट add into the system internal energy increase। ठीक है, इसका दूसरा भी हो सकता है, दूसरा पहलू क्या हो सकता है, अगर मान लिया डेल क्यू लेस देन है किसी 0 से, तो इस केस में क्या होगा, जो देन du भी लेस देन किसी हो जाएगा, 0 से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर सिस्टम हीट एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम अपने अंदर से हीट एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो जो du है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इस सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स सिस्टम रिजेक्ट हीट इंटरनल एनर्जी आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो ये अपना किसका है, आइसोकोरिक प्रोसेस का है। सबसे पहले क्या निकाला, ये देखा कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, फिर वर्क डन निकाला, उसके बाद आइडियल हीट एंड जो हीट
आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके बाद पीवी डायग्राम, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रत्येक जो प्रोसेस है उसके अंदर हम एक कांस्टेंट एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे और ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। अगला अपने पास क्या जाएगा, अगली जो प्रोसेस है वो है अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या जाएगा, अपने पास जो प्रेशर है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, P इक्वल टू हमने लिखा कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर P कांस्टेंट है तो हम आइडियल, जो सेकंड पॉइंट में क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सेकंड में आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। P कांस्टेंट है, R वैसे ही गैस कांस्टेंट होता है, तो क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, V1 बाय V2 इक्वल टू T1 बाय T2, ये वाली रिजल्ट आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कैसा होगा किसमें, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, तो थर्ड पैरामीटर वर्क डन। वर्क डन क्या है अपने पास, डेल W इक्वल टू PdV। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल W या dW, W इक्वल टू आ जाएगा PdV इंटीग्रेशन V1 से लेके कहाँ तक किया हमने, V2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, W इक्वल टू P बाहर निकाल लिया, V और लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, ये आ जाएगा W इक्वल टू P V2 माइनस V1। ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा किसके अंदर, ये आया है वर्क डन अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पीवी डायग्राम, फोर्थ पॉइंट क्या है, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम कैसे आएगा, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, ये P है ये V है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है। तो ये ग्राफ भी आ सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज वाला भी आ सकता है और वॉल्यूम डिक्रीज वाला भी आ सकता है, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अगले में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इस तरफ P और इस तरफ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो एज इट इज रहेगा। जो फिफ्थ पैरामीटर है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, du इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है अपने पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अपने पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सिस्टम का बिहेवियर कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट में क्या निकालते हैं, सेकंड पॉइंट में आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो PV इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, V के निकल के आ जाएगा। अब सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे P1 बाय P2 इक्वल टू आ जाएगा V2 बाय V1। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन का भी निकाल लिया। उसके बाद इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या जाएगी, थर्ड इंटरनल एनर्जी। अब अपने पास कौन सी है, आइडियल गैस हम लेके चल रहे हैं, तो आइडियल गैस लिए चलेंगे तो इंटरनल एनर्जी फॉर
आइडियल गैस। अब आइडियल गैस में हमने जो अज्यूम किया था वो ये था कि आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइप की कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। अब कोई इंटरेक्शन नहीं होगी तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नहीं होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमने लिखा U इज द फंक्शन ऑफ T। जो U है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मींस आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, T पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करूंगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा अपने पास, du इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इस प्रोसेस के अंदर किस टाइप से होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहां पे निकाल लेते हैं वर्क डन। फोर्थ पॉइंट, वर्क डन, ठीक है। अपने पास वही डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना, पी डी वी। इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, V1 से लेके V2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू रख देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। PV इक्वल टू कितना है, nRT। P की वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, nRT बाय V। ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू V1 V2 और P की जगह क्या रखा, nRT बाय V। T की जगह ये वैल्यू रखी, इनटू में क्या रखा, dV रखा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, nRT। ये कांस्टेंट टर्म है तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 और ये आ जाएगा dV बाय V। अब इस dV बाय V का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा अपने पास, log V आ जाएगा। तो ये आ जाएगा nRT और ये आ जाएगा log V ln V। और अपर लिमिट कितना है अपने पास, V2 और लोअर लिमिट कितना है अपने पास, V1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1। log m बाई n का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू nRT इक्वल टू ln V2 बाय V1। ये वर्क डन निकल के आ जाएगा किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जल्दी से आप इसको एक बार इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए। उसके बाद अपने पास क्या है, इसके अंदर 2 पॉइंट रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा रहता है, पीवी डायग्राम का रहता है। और सेकंड पॉइंट क्या रहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मैं ये साफ कर देता हूं। अब इन दोनों पॉइंटों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है अपने पास, पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम कैसे आएगा, हमने यहाँ पे लिखा था जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। कब, जब उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पीवी डायग्राम आ जाएगा, पीवी डायग्राम ये आएगा कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। इस तरफ P, इस तरफ V और ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे अपने पास, जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है अपने पास, du इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। du कितना हो जाएगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में du कितना निकाला है, 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, 0। टेम्परेचर 0 है तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म कितना हो जाएगी, 0। ये आ जाएगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू और डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिस्टम को अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, वो वर्क डन के अंदर
चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स if heat added into the system then work done by the system। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, और वो पॉइंट क्या है अपने पास, वो पॉइंट है अगर डेल क्यू ग्रेटर देन है लेस देन है किसे, 0 से, तो यहां पे देन डेल डब्ल्यू भी लेस देन होगा किसे, 0 से। अब ये अपने को क्या बोलता है, इसका मतलब ये है कि जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तब सिस्टम अपने को क्या देगा, हीट एनर्जी। तब वो जब सिस्टम पे हम वर्क करेंगे तब वो सिस्टम अपने को हीट एनर्जी देगा। इट मींस हीट रिजेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, इट मींस हीट रिजेक्ट फ्रॉम द system then work done on the system। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगला अपना जो टास्क है वो क्या है, जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस कौन सी है अपने पास, फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके ऊपर बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, इसमें अपने पास जो हीट है, हीट क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। हीट क्या है, कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट है तो क्या वो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हीट कांस्टेंट है तो डेल क्यू इक्वल टू, डेल क्यू बोले तो चेंज इन हीट कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, सेकंड पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये वाली टर्म 0 हो तो क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ये वाली टर्म अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, मीन्स अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क डन करूंगा तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डेल डब्ल्यू ग्रेटर देन है 0 तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो डी यू लेस देन किसकी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, इट मीन्स work done by the system then internal energy of system decrease, then internal energy of system decrease। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हम यहां पे एडियाबैटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। अब एडियाबैटिक इक्वेशन पे बात करने से पहले इसका दूसरा पहलू और हो सकता है, और वो क्या है, जो डेल डब्ल्यू है वो लेस देन हो 0 से, और जो डेल क्यू हो वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ठीक इसका अपोजिट लिखेंगे। सेकंड पहलू क्या हो सकता है इसका, ये हो सकता है डेल डब्ल्यू लेस देन हो 0 से, और डी यू कितना हो जाएगा, इस केस में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम थर्ड जो पॉइंट है वो बात करते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन।
एडियाबैटिक इक्वेशन। एडियाबैटिक इक्वेशन में क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पे हम लिखेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर लिखेंगे पी वी गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे के। कॉन्स्टेंट को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे के लिख दिया। अब ये जो गामा है, गामा क्या है अपने पास एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं, जो रेशो होती है किसकी, दो स्पेसिफिक हीट की रेशो होती है Cp बाय Cv, Cp बाय Cv। ये क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे लिख देता हूं Cp इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv में क्या जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये वाली चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और चेंज करके किस टाइप से लिखेंगे, चेंज करके लिखते हैं, एक सेकेंड। हमने यहां पे क्या लिखा है, हमने यहां पे लिखा है पी वी गामा इक्वल टू क्या लिखा है कांस्टेंट लिखा है, और ये लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू रख सकते हैं। P की वैल्यू किससे रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो ये क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा P इक्वल टू एन आर टी बाय वी। ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो कितना आ जाएगा एन आर टी बाय वी, और ये क्या है V की पावर गामा, और ये क्या कांस्टेंट इक्वल टू क्या है अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। अब इस V की पावर को उठा के अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो इस केस में क्या आ जाएगी अपने पास इक्वेशन, ये आ जाएगी NR तो क्या है कांस्टेंट है, और T भी क्या है अपने पास T कांस्टेंट नहीं है, तो T एज इट इज रहेगा, इसकी पावर कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, वो क्या है, यही इक्वेशन फिर से लिखता हूं पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। V की वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगी एन आर टी बाय वी, और इसकी पावर कितना गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास कांस्टेंट। V की वैल्यू निकाली तो नीचे आ जाएगा P, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से एन आर टी तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, P को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा P की पावर यहाँ पे 1 है, 1 माइनस गामा, ठीक है, और T यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये इस फॉर्म में भी आ सकती है, और इक्वल टू क्या है अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। R कांस्टेंट था हटा दिया तो ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो अपना टास्क है वो ये है कि इसके अंदर अपने को वर्क डन निकालना है, और वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे 4th पॉइंट वर्क डन, ठीक है, वही अपने पास वही इक्वेशन W इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन पी डी वी, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से इस इक्वेशन से क्या करते हैं P की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो P की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी P इक्वल टू K और V की पावर गामा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 P की वैल्यू रखते हैं K, और ये आ जाएगा नीचे V की पावर गामा और साथ में कितना dV, ठीक है। अब इस V की पावर गामा को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं और K को कांस्टेंट है उसको बाहर निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन K बाहर निकाल लिया V1 से लेके V2, ये आ जाएगा V की पावर माइनस गामा और साथ में क्या है dV। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, K बाहर है, इंटीग्रेशन V1 से लेके
V2 V की पावर माइनस गामा प्लस 1 और ये आ जाएगा V की माइनस गामा प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया अपने पास, और लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट कितना है V2। ठीक है, नीचे वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा K माइनस गामा प्लस 1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। ठीक है, अंदर कितना बच जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा V2 और माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये आ जाएगा V1 और माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग अगर मैं लिख लूं और k को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1/1 माइनस गामा, k को अंदर लेके आता हूं, k को ले आए अंदर, ये जो V2 है इसके अपने पास क्या लिख सकते हैं, V2 को लिखा मैंने V2 माइनस गामा और अलग से V2 लिख दिया। ठीक है, दो पावर थी यहाँ पे V2 की तो अलग अलग लिख दिया, माइनस k को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे, k V1 की पावर माइनस गामा और V1। ठीक है, अब k V2 गामा को क्या लिख सकते हैं, k V2 गामा, अब यहाँ पे क्या है k, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इस v की पावर गामा को ऊपर लेके चला जाऊं तो कितना आ जाएगा, p k v की पावर माइनस गामा, ये वाली इक्वेशन आ गई, k v2 की पावर माइनस गामा, ये आ जाएगा माइनस गामा, ये आ जाएगा अपने पास। अब ये v2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p2 आ जाएगा, और p1 के लिए लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, k v1 की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस गामा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1, ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे यहाँ पे आइडियल, क्या इक्वेशन आई है अपने पास, 1/1 माइनस गामा और नीचे क्या है, p2 v2 माइनस p1 v1, ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू कितना आ जाएगा, nRT। ठीक है, तो ये 1/1 माइनस गामा, ये आ जाएगा कितना, nRT2 माइनस nRT1, ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेते हैं, nr कांस्टेंट है तो ये nr बाहर निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 1 माइनस गामा, अंदर कितना बच जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, ये वर्क डन निकल के आ जाएगा किसके अंदर। अब अगर पूरी इक्वेशन को इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं nr गामा माइनस 1 और ये T1 माइनस T2। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे भी वर्क डन आ गया, ये इक्वल टू कितना लिख दिया, वर्क डन लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस के अंदर वर्क डन आया है अपने पास, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन आ गया है। ठीक है, इतना आपको इसके अंदर लिखना है, नोट कर लीजिए।